अब सीआरपीसी क्या है, किस हिसाब से सीआरपीसी पढ़ी जाए, ठीक है। मुख्य उद्देश्य प्रीलिम्स के लिए है, प्रीलिम्स हम पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, क्लास उसके अकॉर्डिंग सेट है। लेकिन इसी प्रीलिम्स के पढ़ने के दौरान कैसे मेंस भी हमारा अप टू डेट होता जाएगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। प्रीलिम्स का एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, कई जगहों पर पूछता है, किसी भी एक्ट से रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उद्देशिका से क्वेश्चन जरूर आता है। इसी तरीके से हर एक एक्ट की उद्देशिका से प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता है। तो जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, ठीक है, जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, कैसे है, किसी भी एक्ट में कैसे बन सकता है। कभी कभी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अदर बात भी पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या है, उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीआरपीसी में भी देखते हैं प्रीएम्बल क्या कहता है, ठीक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह जो एक्ट बनाया गया है दंड प्रक्रिया संहिता, इसका उद्देश्य क्या है, तो जैसे संविधान का उद्देश्य है कि हमें भारत को क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, हम भारत के लोग भारत को क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो अपनी जगह की बात है। अदर एक्ट्स में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। संविधान स्वतंत्रता पश्चात एक नई चीज थी भारतवासियों के लिए, पूरे भारत के लिए एक नए तरीके से विधि, मूल विधि का निर्माण किया गया। वहाँ की उद्देशिका की वैल्यू अलग थी। लेकिन जब से इस समाज का निर्माण हुआ है, जब से इस भारत का निर्माण हुआ है, तब से आप जानते हैं अपराध और अपराधों के लिए दंड देने की प्रक्रियाएं क्या फॉलो की जाएंगी, ये चलती रही हैं। चाहे वो राजाओं का समय हो, चाहे वो कोई भी समय हो, ठीक है, प्राचीन भारत का समय हो, मध्यकालीन में आपका सल्तनत काल का समय हो, मुगल काल का समय हो, अंग्रेजों का समय हो। अंग्रेजों के समय रिटर्न में विधियां आने लगी, कोड बनकर विधियां आने लगी, लेकिन इंग्लैंड से बनकर आती थी। 1834 के बाद भारत में भी विधि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1833 के अधिनियम में, ठीक है, जो आपका चार्टर एक्ट 1833 है, उसमें एक जो है लीगल मेंबर की बढ़ोतरी की गई और फर्स्ट के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। उन्हीं के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग भी भारत का गठित हुआ और प्रथम विधि आयोग ने मेहनत की, सब कुछ किया और एक बहुत अच्छी संहिता तैयार की, जिसको हम आज भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं, इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते हैं। फिलहाल वो विषय नहीं है हमारा, हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। इंडियन पेनल कोड में जो भी ऑफेंसेस दिए गए, जिनको भी डिफाइन किया गया, उनके लिए पनिशमेंट दिया गया, कितना पनिशमेंट होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें सब्सटेंटिव लॉ के रूप में तो लिख दिया गया। लेकिन कौन सी प्रक्रिया के अनुसार दिया जाएगा, उसके लिए किसी प्रोसीजरल लॉ की आवश्यकता थी, ठीक। एक सामान्य सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मेंस का भी क्वेश्चन है। सब्सटेंटिव लॉ वर्सेज आपका जो मौलिक विधियां होती हैं वर्सेज प्रोसीजरल लॉ, जो प्रक्रियात्मक विधियां होती हैं। ये क्या होती हैं, क्या अंतर होता है बेसिक तौर पे। मैं बेसिक अंतर की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में लगभग हर साल यूपी जरूर पूछता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बिहार भी पूछ सकता है, उत्तराखंड भी पूछा हुआ है, हर जगह पर पूछा हुआ है। तो अगर हमें मिनिमम वर्ड्स में बताना हो कि एक मौलिक विधि है और एक प्रक्रियात्मक विधि है, तो दोनों में क्या अंतर है। मौलिक विधि को मिनिमम वर्ड्स में क्या कहेंगे, जो आपके सब्सटेंटिव लॉ हैं, इनको मिनिमम वर्ड्स में क्या कहते हैं। सब्सटेंटिव लॉ अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक। अभी जैसे भारतीय दंड संहिता की बात हुई, तो भारतीय दंड संहिता अपराधों की कैटेगरी बताने के साथ यह भी बताती है
उसमें अंतर्निहित है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि आपके विरुद्ध कोई अपराध ना हो, और फिर उसके बाद अपराधों की, ऑफेंसेस की कैटेगरीज बना दी गई, डिफाइन कर दिया गया, पनिशमेंट रख दिया गया। कोई भी मौलिक विधि होगी राइट्स एंड ड्यूटीज की जो है बारे में बताएगी, उसका निर्धारण करेगी, उसके अनुसार सारे काम होंगे। क्या उल्लंघन किया जाएगा तो दंडित किया जाएगा, और मानेंगे आप, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। और इन राइट्स एंड ड्यूटीज के प्रवर्तन के लिए, इनको लागू कराने के लिए, इनको इन्फोर्स कराने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि प्रोसीजरल इन्फोर्समेंट की बात करता है, किन विधियों से किस प्रकार से इन्फोर्समेंट किया जा सकता है उसकी बात करता है, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ। ठीक, राइट्स एंड ड्यूटीज की बात, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पर क्वेश्चन बनता है आपका। राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस भी थोड़ा बहुत आपको साथ में पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। तो राइट्स एंड ड्यूटीज में बहुत से ऐसे राइट्स और ड्यूटीज की कैटेगरीज होती हैं जो पब्लिक होती हैं या प्राइवेट होती हैं। ठीक, पब्लिक हुई यानी पूरी दुनिया के विरुद्ध आपको प्राप्त है, पूरे दुनिया के विरुद्ध आपको प्राप्त है। प्राइवेट हुई तो निजी तौर पर आपको प्राप्त होता है। ठीक, ऑफेंस से रिलेटेड जो बातें होती हैं ये पब्लिक बातें होती हैं, पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ता है, मैक्सिमम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इनका जब इफेक्ट गलत तरीके से पड़ रहा है, रॉन्ग चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसका मतलब ये निकल करके आता है कि आपको दंडित किया जाएगा। उसके लिए आईपीसी बनाई गई, दंडित किस प्रकार, कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, उसके लिए सीआरपीसी बनाई गई, प्रक्रियात्मक विधि के रूप में। सामान्य तौर पर आपने पढ़ रखा है, जो प्रक्रियात्मक विधि होती हैं इनको लेक्स फोरी कहा जाता है। कोई बताएगा लेक्स फोरी क्या होता है? लेक्स फोरी कहा जाता है लॉ ऑफ द फोरम, लॉ ऑफ कंट्री, लॉ ऑफ कंट्री, लॉ ऑफ कंट्री, स्थानीय विधि सर। हाँ, स्थानीय विधि। ठीक, स्थानीय विधि, लॉ ऑफ कंट्री। ठीक है, ये बड़ा एक सिंपल सा वर्ड है, समझ की बात होती है, और समझ वाले 4-5 बार प्रश्न आए हुए हैं कि क्या इनको हम समझें, लेक्स फोरिस को क्या समझें। बेसिकली खाली आप इतना जानिए कि जो स्थानीय विधियां होती हैं वो फिजिकल बाउंड्रीज से घिरी हुई होती हैं। स्थानीय विधियां, लेक्स फोरी जो भी होती हैं वो फिजिकल बाउंड्रीज से घिरी हुई होती हैं, और जो सब्सटेंटिव लॉज होते हैं ये फिजिकल बाउंड्रीज से न घिरे हो करके होल वर्ल्ड के लिए, पूरे ग्लोब के लिए इनको माना जाता है। एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है, ये पूरी दुनिया के लिए है, ये स्थान विशेष के लिए है। अब बात आई, एक एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, एनारिका लेक्सी, अभी भी किसी को याद है एनारिका लेक्सी? यस सर। ठीक, एनारिका लेक्सी इटली का एक जहाज का नाम था, जिसके जो कैप्टन वगैरह थे उन्होंने कुछ मछुआरों को, केरल के मछुआरे थे, डाकू समझकर, या जो भी उन्होंने समझा, उनका एक्सक्यूज यही था कि हमने उनको डाकू, चोर, डकैत, लुटेरा समझ करके गोली मार दी और उनकी मृत्यु हो गई। हाल फिलहाल में भी ये मामला चर्चित रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले जो इटली के लोग पकड़े गए थे उनको यहाँ से, ठीक है, इंडिया से, इंडिया और इटली के बीच एक समझौता हुआ कि इनको सजा इंडिया में ना दे करके उसके बदले उन्होंने कंपनसेशन दिया, एक इटली की प्रक्रिया के अनुसार सजा दी जाएगी, और उनका ट्रायल इस समय इटली में चल रहा है। ठीक है, यानी कि जब इंडिया में ट्रायल चल रहा था तो 299 होगा, 300 होगा, किस डेफिनेशन खंड में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, ठीक है, या प्राइवेट डिफेंस है, किस कैटेगरी में आएगा, वो आईपीसी के अकॉर्डिंग
सीआरपीसी को यूज करते हुए डिसाइड किया जा रहा था, लेकिन एक इंडिया और इटली के बीच जो समझौता हुआ, कंपनसेट किया गया, उसके बदले उस ट्रायल को अब ट्रांसफर कर दिया गया इटली में कि यदि ये दोषी हो, दोषी क्यों हो, पूरी दुनिया के विरुद्ध ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं कि आपके विरुद्ध कोई अपराध ना किया जाए। तो हमारे यहाँ अगर हत्या दंडनीय है, ठीक है, मर्डर दंडनीय है, तो इटली में भी मर्डर दंडनीय है, बट उसे दंड देने के लिए, पनिशमेंट के लिए प्रक्रिया दूसरी फॉलो की जा सकती है। ठीक है, अपराध ऑफेंसेस जितने भी होते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं लगभग कॉमन है, 1-2% को छोड़ करके। पनिशमेंट में डिफरेंस हो सकता है, पनिशमेंट के लिए प्रोसेस में डिफरेंस हो सकता है, प्रोसेस में 100% डिफरेंस होता है, क्योंकि कहीं की भी प्रोसीजरल लॉ लेक्स फोरी होती है। भारत से बाहर अगर कहीं भी ट्रायल हो रहा है तो सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, उस स्थान विशेष की जो प्रोसीजरल लॉ होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। इसी वजह से लेक्स फोरी की कैटेगरी में प्रोसीजरल लॉस आते हैं और साथ में सब्सटेंटिव लॉ। अपराध तो हुआ है, अपराध तो हुआ है, तो जैसे इंडिया में डिफाइन किया गया है ऑफेंसेस को, उसी तरीके से हर एक लगभग देश में डिफाइन किया गया है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ट्रायल भी होगा। इटली में वर्तमान में उसका ट्रायल चल रहा है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक, इसी लेक्स फोरी की कैटेगरी में आपका सीआरपीसी भी है। तो जब से मैंने बताया कि जब से हमारा समाज है, जब से हमारी दुनिया चल रही है, सभ्यता का जन्म हुआ है, सिविलाइजेशन आया है, अपराध भी तब से बने हुए हैं और अपराधों के लिए दंड देने की प्रक्रियाएं भी तब से बनी हुई हैं। तो जो भी प्रक्रियाएं हैं अलग अलग, भारत की क्या स्थिति थी अगर देखा जाए प्राचीन से लेकर के अभी तक, देखिए इसी में कुछ बातें छिपी हुई हैं जो सीआरपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले साल का भी क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कि आया हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। क्यों? रीजन ये है कि सीआरपीसी कोई शुरू कहाँ से करता है, सेक्शन 1 से शुरू कर दिया। कोई भी एक्ट कोई शुरू कहाँ से करता है, सेक्शन आर्टिकल यहाँ से शुरू कर देता है। पीछे का बैकग्राउंड कुछ पढ़ते ही नहीं है, इंट्रोडक्शन कभी किसी सब्जेक्ट का देते नहीं है। मान लीजिए आपके यूपी के सिलेबस में 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से 8 तो आपके बेयर एक्ट वाले, जो 7 बेयर एक्ट वाले सब्जेक्ट हैं। हर बेयर एक्ट के पीछे, उस एक्ट के पीछे आपकी कोई ना कोई कहानी है, उस कहानी से भी प्रश्न लगातार आते हैं, 2-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इंट्रोडक्टरी आपने पढ़ा ही नहीं है, पता चला क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो उसी तरीके से सीआरपीसी का भी अपना एक इंट्रोडक्शन है कि क्या है, कैसे है, क्या क्या रहा है। ठीक, तो जब भारत में जब राजा थे, जब हम देखते हैं प्राचीन भारत से, तो वैदिक काल से हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि क्या स्थिति थी क्या नहीं थी। उससे पहले के सिंध सभ्यता के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में उतने स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो सिंध सभ्यता से देखते हैं तो सिंध सभ्यता में, जब वैदिक काल से देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल आते आते 16 महाजनपदों की चर्चा होती है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ और मिड मिला करके, मध्य और उत्तर भारत मिला करके 16 महाजनपदों की चर्चा होती है। 16 महाजनपद में 16 जगह पर अलग अलग राजतंत्र या गणतंत्र स्थापित थे आपके, यानी कि हर एक, उस समय का नियम ये था, जब संहिताबद्ध विधियों का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय का नियम ये होता था कि राजा के अनुसार ही न्याय व्यवस्था और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता था। परिणाम ये था कि 16 महाजनपद में अलग अलग प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाता रहा होगा। उसी तरीके से आगे मामला बढ़ता है, हर्यक वंश की स्थापना होती है, तब वो कुछ उसका साम्राज्य बड़ा हो जाता है, मौर्य आते आते बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया में सेंट्रलाइजेशन आता है। ऐसे चलता रहता है, सारा इतिहास चलेगा आपका। चलते चलते अंग्रेजों का काल आएगा। अंग्रेजों के काल में भी आप जानते हैं ब्रिटिश इंडिया भी था और साथ ही साथ देसी रियासतें भी थीं। तो देसी रियासतों में प्रोसेस अलग अलग थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने कोर्ट की व्यवस्था की, संहिताओं की व्यवस्था की। परिणाम ये निकला कि प्रोसेस भी एक तरीके से हुआ, लेकिन क्या संहिता बनाना, कोर्ट बनाना जितना आसान इंग्लैंड में था, इंडिया में भी था? नहीं था। यहीं पर हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलता है। कई एक्टों के प्रियम्बल का आंसर मिल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, इसी जगह पर कि क्या इंग्लैंड में जितना आसान था लॉ बनाना, कोड करना, किसी भी लॉ को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आप कोडिंग करके जो है लॉ उस पर बना दीजिए,
उतना आसान क्या इंडिया में भी था? तो आंसर है नहीं था। इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में लगभग हर ओर अंग्रेज, ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत हम लोग आते थे, ठीक है। यूपी भी था, बिहार भी था, बंगाल भी था, नॉर्थ ईस्ट भी था, ठीक है, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। अब हर जगहों पर अलग अलग कल्चर पाया जाता था। बहुत से जगहों पर अलग अलग राजाओं द्वारा, अलग अलग सुल्तानों द्वारा, अलग अलग बादशाहों द्वारा अलग अलग प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया था, अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस थे। अब जब अंग्रेजों का एकीकृत साम्राज्य हो गया, अब सिंगल रूल एंड रेगुलेशंस की जरूरत थी। उसके लिए अब इतनी सारी बातें थी, अलग अलग कल्चर थे। मद्रास में भी, साउथ में मद्रास में भी अंग्रेजों का ब्रिटिश इंडिया था, बॉम्बे में भी ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, तमाम जगहों पर था, ठीक। अब परिणाम ये निकला कि हर एक जगह अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे थे। तो क्या किया जाए? दंड विधियां गंभीर विधियां होती हैं, जो पेनल कोड्स होते हैं या उससे रिलेटेड कोड्स होते हैं, ये गंभीर विधियां होती हैं। इनमें सबसे बड़ी हेडेक ये होती है कि इसका डायरेक्टली मानव के शरीर पर और उस स्थान विशेष के जहाँ का भी वो व्यक्ति है, समाज पर बहुत इफेक्ट, बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट पहुँचता है। इसलिए पेनल लॉज में बहुत सावधानी के साथ विधियां बनाई जाती हैं। सिविल लॉज में तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन पेनल लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। जब आपने आईपीसी का इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा होगा तो क्या नल्ला पोइने साइने लेगा पढ़ा है? नल्ला पोइने साइने लेगा आईपीसी में, इंट्रोडक्शन में। चलिए नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अगर पढ़े बहुत अच्छी बात। जब हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे तो वो भी हमको पढ़ना है, और पिछले सालों के प्रश्नों में देखेंगे तो लगातार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो नल्ला पोइने साइने लेगा के कई मीन्स निकलते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग उसकी निकलती है कि दंड विधियों का कठोर, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कठोर निर्वचन किया जाता है। तो दंड विधियों का यदि कठोर निर्वचन किया जा रहा है तो इसका मतलब यही निकलता है कि उससे रिलेटेड सीआरपीसी भी है, यानी कि जो डिफाइन किए गए हैं सब्सटेंटिव लॉ में ऑफेंसेस, उनके लिए जो पनिशमेंट दिया गया है, अगर उसे इन्फोर्स करने के लिए हम सीआरपीसी का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सीआरपीसी भी कहीं ना कहीं पेनल कोड से रिलेटेड है, तो इसका भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा। इसलिए जगह जगह अलग अलग तरीके के जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे थे, अलग अलग टाइप के राजा थे, सुल्तान थे, नवाब थे, बादशाह थे, अलग अलग प्रोसीजर्स थे, फॉलो किया जा रहा है। अब ब्रिटिश इंडिया में एक साथ अगर लागू किया जाना है तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, जिसके लिए आप अपनी बैरक में देखिए तो लिखे हुए हैं, दो शब्द प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? समेकन और संशोधन, ठीक है, कंसोलिडेट एंड एमेंड लिखा हुआ है। सीआरपीसी की प्रियम्बल में जो है कंसोलिडेट और एमेंड लिखा हुआ है। कई एक्टों में ये दोनों शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे थे, सबको लाके एक जगह मिलाया गया, और फिर जो उचित था, जो जेन्युइन था, जो रीजनेबल था, उसके अकॉर्डिंग एमेंड करते हुए सिंगल कोड की स्थापना की गई। एकल दंड प्रक्रिया यानी कि पनिशमेंट देने के लिए प्रोसीजर की स्थापना की गई, कोडिंग की गई और सीआरपीसी का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक एक बात आपको जानना जरूरी था। सीआरपीसी का जब निर्माण हो गया, अंग्रेजों के समय फॉलो होता रहा, चलता रहा। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कब निर्माण हुआ अंग्रेजों के समय में, और वर्तमान में तो हम 1973 की पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1973 की सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या दोनों जो कोई भी जो अंग्रेजों के समय का एक्ट था, 1973 का एक्ट था, दोनों के बीच क्या कोई रिलेशनशिप है, कोई डिफरेंस आया, क्या रहा, क्या नहीं रहा, ठीक। तो बहुत सीधी सी बात में पहले उसको बातों में आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद उसको क्या फैक्ट हमारे बनते हैं उनको हम क्वेश्चन के रूप में करेंगे। सीधी सी बात है, आज की डेट में आईपीसी 1860 का ही लागू है, ठीक है। आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तमाम ऐसे एक्ट हैं, सीपीसी अंग्रेजों के समय के ही लागू हैं। बट जो मेजर एक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं उनमें से
सीआरपीसी एक ऐसा एक्ट है जो अंग्रेजों के जाने के बाद आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात हमने नए सिरे से बनाया। तो ऐसा क्या कारण हो गया जो हमें नए सिरे से बनाना पड़ा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम की जो स्थापना है वो प्रोसीजर्स के माध्यम से ही स्थापित किया गया है। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, कोई न्याय के बिना ना रह जाए, ये सारे सिस्टम्स को जो हमने अपनाया है वो प्रोसीजर्स के माध्यम से ही अपनाया है और स्पष्ट रूप से वो हमको मिलता भी है, स्पष्ट रूप से वो हमको सीआरपीसी के भीतर मिलता भी है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान के सीआरपीसी की, देखिए बात समझिएगा, वर्तमान के सीआरपीसी की विशेषताएं, अंग्रेजों के समय के सीआरपीसी की विशेषताएं, इनमें कुछ ऐसा, ठीक है, जो विशेषताएं हैं उनमें कुछ ऐसा डिफरेंस रहा होगा जिसकी वजह से हमको आज नए सिरे से नई सीआरपीसी की स्थापना की गई। इसका अर्थ दूसरी तरीके से लिया जाए तो यह है कि अंग्रेजों द्वारा दंड देने के लिए जिस प्रक्रिया की विधि का निर्माण किया गया, कोडिंग की गई, उस प्रोसीजर से हम सहमत नहीं थे। कई जगहों पर अमेंड करने की जरूरत थी। आवश्यकता अनुसार सीपीसी में भी अमेंडमेंट हुआ है, आवश्यकता अनुसार आईपीसी में भी अमेंडमेंट हुआ है, एविडेंस एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ है, बट कुछ प्रोविजंस में सीआरपीसी में जब अमेंडमेंट की बात आई तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि यदि आप अमेंड करेंगे तो इतने ज्यादा प्रोविजंस को चेंज करना पड़ेगा कि लगभग नई सीआरपीसी का निर्माण हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक नई सीआरपीसी का ही निर्माण कर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। अमेंडमेंट पढ़ने से अच्छा, अमेंडमेंट करने से अच्छा नई सीआरपीसी का निर्माण कर दिया जाए, ताकि हमारे संविधान में जो उल्लिखित उद्देश्य हैं, जो टारगेट दिए गए हैं, जिस दिशा में भारत को ले जाना है, उसके अनुसार, उसके अनुरूप सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया की व्यवस्था को बनाया जा सके, इसलिए नई सीआरपीसी का निर्माण किया गया है। यह प्रश्न आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी। एक मेंस भी आपको लिखना है, इंटरव्यू भी आपको देना है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब क्या आवश्यकता पड़ी, क्या डिफरेंस क्रिएट किया गया, क्या चीजों को बदला गया, जुडिशियल प्रोसीजर्स में कौन से बदलाव लाए गए, उन बदलावों से क्या परिणाम निकला, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपका बनता है कि उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न बनते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसको आप समझे रहिएगा। हर साल एक क्वेश्चन आता है, बट समस्या ये है कि उनको हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, ठीक। अब बात आती है इसको अगर आप टॉपिक बनाते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू सीआरपीसी वर्सेस ओल्ड सीआरपीसी, तो पढ़ना भी आपको अच्छा लगेगा, आसान हो जाएगा और साथ ही साथ वो बातें दिमाग में बैठ भी जाएंगी। हो सकता है ऐसा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, हो सकता है कि आपसे नई सीआरपीसी की कैरेक्टरिस्टिक ना पूछ करके पुरानी सीआरपीसी की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से पूछ ले, तो हमारे दिमाग में तो आएगा कि हमने 1973 की सीआरपीसी पढ़ी है, उसमें तो ऐसी बात नहीं है, वो तो पढ़ी ही नहीं है, पता नहीं है या नहीं है, कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा और एक अच्छा खासा क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्पेशल चीज़ों में चेंजिंग की गई है, क्यों की गई है, विद रीजन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ताकि कथन कारण में भी क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक। इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ वर्षों पहले एक मूवी आई थी, ठीक है, अक्षय कुमार जी की,
ठीक, कौन सी मूवी आई थी जिसमें सीआरपीसी के पुराने वर्जन को बड़ा बढ़िया दिखाया गया था? रुस्तम। कुछ वर्षों पहले एक मूवी आई थी रुस्तम। रुस्तम मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मनोरंजन के लिए पिक्चरें बनाई जाती हैं, मूवीज बनाई जाती हैं, अच्छी बात है, मनोरंजन तो होगा ही होगा, लेकिन आप लोग लामेंस हैं, लेमेन तो है नहीं, लेमेन लोगों को केवल मनोरंजन करने दीजिए, आप लोग लामेंस हैं, ठीक है। तो अगर लीगल बैकग्राउंड से जब जुड़े हुए हैं तो आप मनोरंजन के साथ साथ थोड़ा कुछ सीखने का भी प्रयास करिए, तो आपको आसान हो जाएगा। एक जनरल क्वेश्चन होता है, एक जनरल क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे नए सिरे से एलएलबी पास करने पर हम कोर्ट के सारे प्रोसीजर्स को उस तरह नहीं जानते, मूट कोर्ट वगैरह तो करते हैं, लेकिन हो सकता है उतना अच्छे से ना करें तो प्रोसीजर्स नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। कुछ दिनों कचहरी जाने के बाद हम लोगों को समझ में आता है, ठीक, ऐसे बहुत सी चीज़ें, लेकिन कहीं पर आसानी से अगर समझाने वाली व्यवस्था हो तो उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो आपने वहाँ पर एक सिंपल ट्रायल का प्रोसीजर देखा, बिल्कुल अच्छा सा स्टेप बाय स्टेप है, बहुत अच्छी बात। साथ ही साथ एक स्पेशल वहाँ पर उसमें बात थी, 60 के दशक की शायद जो है उसमें चर्चा है उस मूवी में, जो भी बैकग्राउंड लिया गया हो, मुझे याद फिलहाल नहीं, बहुत दिन हुआ देखे। रुस्तम मूवी में जूरी विचारण दिखाया गया है, जूरी ट्रायल दिखाया गया है। आप लोगों की ओर से कई बार ये प्रश्न रहता है, कई बार ये प्रश्न रहता है कि जूरी विचारण क्या होता है। जैसे अभी हम इसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि नई सीआरपीसी में जूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया गया, अच्छी बात है, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न साथ में ये भी उठता है कि जूरी ट्रायल होता क्या है, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया। 1973 के पहले जब अंग्रेजों की बनाई हुई पुरानी सीआरपीसी थी तो उसमें जूरी विचारण था। तो जूरी विचारण में एक जज तो होता ही था, लेकिन साथ में एक कमेटी टाइप की जो है कुछ लोग होते थे, जूरी के सदस्य होते थे, जो किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान सारे मामले को सुनने के साथ साथ अपने हिसाब से तमाम विचार रखते थे, सहमति बनाते थे, हर चीज़ होती रहती थी, और जजमेंट देते समय जूरी के द्वारा कहे गए पक्ष विपक्ष की जो बातें थीं, ठीक है, मेरिट डिमेरिट्स पर जो बातें की जाती थीं, उनको भी ध्यान में रखा जाता था और उसके अकॉर्डिंग निर्णय दिया जाता था। इंग्लैंड में अभी भी जूरी विचारण चलता है, ठीक है, जूरी ट्रायल अभी भी वहाँ पर है। अब बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन हमने जुडिशरी को जिस हिसाब से डेवलप किया, जो हमारी सोच थी संविधान के माध्यम से, उसमें जूरी विचारण को उचित नहीं माना गया, तो जूरी विचारण फिर समाप्त करने का फैसला लिया गया। नई सीआरपीसी में जूरी ट्रायल समाप्त भी कर दिया गया, लेकिन उससे पहले जूरी ट्रायल था। तो जूरी ट्रायल क्या होता है, रुस्तम मूवी देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के अब आते हैं फैक्ट्स में क्या क्या कैसे कैसे है और क्या प्रश्न हमारे पूछते हैं, ठीक है। एक शब्द यूज हुआ 1973 के सीआरपीसी में, नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय को हमने महत्व दिया। संविधान का जब निर्माण हुआ तब भी ये बात ध्यान में रखी गई कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को अवॉइड ना किया जाए, बल्कि उनको फॉलो करते हुए अगर हम न्याय की व्यवस्था अपनाते हैं, हमारे जुडिशियल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। तो माना ये गया था कि जो है उस समय नैसर्गिक न्याय के कुछ पक्षों की अनदेखी कर दी जाती थी, जिसकी वजह से ठीक है, संविधान में भी कुछ ऐसी बात लिखनी पड़ी, और साथ ही साथ, ठीक है, यहाँ पर भी नई संहिता में भी उसे ऐड करना पड़ा। ऐड मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ये शब्द नहीं लिखा जाएगा, बट इसको फॉलो करने के लिए जो प्रोविजंस होने चाहिए वर्तमान के एक्ट में मौजूद हैं, ठीक। जिसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दूसरा फैक्ट भी है और एग्जाम्पल भी है, और वो एग्जाम्पल इतना मजेदार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 क्या लिखी हुई है,
संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, यही है ना? ठीक। जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके मजिस्ट्रेट हैं और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनको अलग अलग किया जाना, ये नेचुरल जस्टिस की डिमांड है। कहने का इसको अगर दूसरी तरीके से कहा जाए, ज्यूरिस्प्रूडेंस का विषय है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब ये आएगा तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। फिलहाल 2 क्वेश्चन नेचुरल जस्टिस के कई बार पूछे जाते हैं, उन दोनों को मैं एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूं। आप अपने साइड में कहीं पर भी मूल नियम है तो बेसिक नियम है, ठीक है, उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूं। पहला नियम है आपका कि सुनवाई का अवसर दिया जाना, बिना सुने, ठीक है, बिना सुने निर्णय मत करिए। और दूसरा नियम है कि जो नियम बनाए वही सुनवाई ना करे, जो नियम बनाए वही सुनवाई ना करे। अंग्रेजों के समय क्या व्यवस्था थी? अंग्रेजों के समय जो व्यवस्था थी यही थी कि अंग्रेज जो थे, ठीक है, अंग्रेज जो थे रूल रेगुलेशन भी बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का भी यूज करते थे, लेजिस्लेशन भी उन्हीं के हाथ में था, और साथ ही साथ जजमेंट करते समय वही मजिस्ट्रेट के रूप में भी वर्क करते थे। इस वजह से न्याय होने की संभावना घट जाती थी, वो समाप्त किया गया। और उसके लिए क्या किया गया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। एक ही व्यक्ति में नहीं रहने दिया गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखे और साथ ही साथ जुडिशरी का भी काम करे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगली बात अगला क्या हुआ, ठीक है। तृतीय श्रेणी थर्ड क्लास के जो मजिस्ट्रेट का पद था वो समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसी चीज को इस तरह पूछा है कि अंग्रेजों के समय मजिस्ट्रेट के पद किन श्रेणियों में बटे हुए थे, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 श्रेणियों में थे। वर्तमान की सीआरपीसी में 1973 की सीआरपीसी में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के ही मजिस्ट्रेट के पद रह गए हैं, और थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट के पद को समाप्त करके उसकी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पावर में, ठीक है। तृतीय थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का पद समाप्त हो गया। एक नया सेक्शन क्या, एक पूरा सिस्टम जोड़ा गया, समन मामला, समन केसेस, ठीक है। दो वर्ष से कम सजा वाले जो मामले थे उनको समन केसेस में कन्वर्ट कर दिया गया, और समन केसेस के लिए समन ट्रायल जोड़ा गया। समन ट्रायल जोड़ने के साथ आप देखेंगे जब समन केसेस के ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो तमाम स्पेशल प्रोविजन मिलेंगे। यहाँ तक भी प्रोविजन मिलेगा कि यदि ओनली, ठीक है, केवल उसे जुर्माना किया जा रहा है, पेनाल्टी लगाई जा रही है, तो जो भी एक्यूज्ड होगा कोर्ट आने की जरूरत नहीं है और डाक द्वारा वो अपने जुर्माने की रकम को, फाइन की रकम को भेज सकता है। ऐसा आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था नहीं थी, यानी पुरानी सीआरपीसी में व्यवस्था नहीं थी। समन ट्रायल बना करके समन केसेस को अलग से ट्रायल का विषय बना दिया गया। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक और विशेष बात है, ठीक, इंटरनली यहाँ पर अंडरस्टूड है, आंतरिक तौर पर हम महसूस करते हैं, एक मूल नियम है, ठीक है। इक्विटी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इक्विटी में दिया हुआ है डिले डिफीट जस्टिस,
देरी न्याय को समाप्त कर देती है। तो छोटे मोटे मामले में भी अगर देरी हो रही है तो न्याय समाप्त हो जाएगा। और हमें जस्टिस को प्रमोट करना है, डिमोट नहीं करना है। इसलिए जो छोटे मामले थे जल्द से जल्द निपटाए जा सकें, उनको लाने के लिए समन केसेस को अलग कर दिया गया। यानी पुराने में नहीं थे, स्पेशल फीचर नए वाले में आया। ठीक है। जूरी ट्रायल समाप्त हो गया है, ये आप पहले ही जो है पढ़ लिए। ठीक है, जूरी का मतलब समझ लिए, जूरी विचारण समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अंग्रेजों के समय क्या गरीब कोई था तो न्याय के लिए कोई व्यवस्था थी? नहीं थी। उस समय पुरानी सीआरपीसी में, या ये कहिए कि अंग्रेजों के समय लीगल एड की कोई व्यवस्था नहीं थी। गरीबों के लिए न्याय बहुत मुश्किल था। कहाँ मुकदमा लड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे वकील करेंगे। वकील भी इंग्लैंड जाके बैरिस्टर बन के आते थे तो फीस भी महंगी लेते थे। बड़ी समस्याएं भारत में देखी हैं, और वह चीज़ हमारे संविधान निर्माता भी फेस किए थे, देखे थे। ठीक है, जानते थे कि भारत के मैक्सिमम लोगों की स्थिति क्या है। तो एक विशेष व्यवस्था लाई गई लीगल एड की, जिसकी व्यवस्था आपके संविधान में भी है और यहाँ पर भी है। संविधान में भी निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, और कई तरीके के प्रोविजंस हैं और फॉलो भी किए जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सीआरपीसी में इन्वॉल्व हो गया है, लीगल एड की व्यवस्था है, विधिक जो है आपको सहायता की व्यवस्था की गई है कि यदि आप अक्षम हैं, अक्षम की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको न्याय से, जस्टिस से, ठीक है, वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। आपके लिए भी न्याय है, सरकार इसमें सहायता करेगी। लीगल एड की व्यवस्था की गई। ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। ठीक, अंग्रेजों के समय पुरानी सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल की कोई व्यवस्था नहीं थी, बट आज की सीआरपीसी में 438 सेक्शन 438 में हम देखते हैं कि गिरफ्तारी, अजमानतीय मामलों में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर भी हमको जमानत मिल सकती है। यह भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया जो पुरानी सीआरपीसी में मौजूद नहीं था, अंग्रेजों के समय मौजूद नहीं था। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। अंग्रेजों के समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कैटेगरी थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की व्यवस्था नहीं थी। नई सीआरपीसी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को, जिलों को नहीं, शहरों को, सिटीज़ को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ घोषित किया जा रहा है, और वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। ठीक है, वहाँ पर सिंपल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, जो जिनमें सेकंड क्लास का भी कोई वर्ग नहीं होगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डायरेक्टली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के रूप में ही अपॉइंट होंगे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के रूप में नहीं। पुरानी सीआरपीसी में व्यवस्था नहीं थी, नई सीआरपीसी में ये व्यवस्था मौजूद है।
एक और नई व्यवस्था लाई गई, ठीक है। हमारे कोर्ट्स में सुनवाई होती है। अब देखिए, आरोप जब तय किए जाते हैं, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, तब भी सुना जाता है, ट्रायल के दौरान तो सुना ही जाता है, ठीक है। अब नई व्यवस्था एक और भी नई सीआरपीसी में जोड़ी गई, जब पनिशमेंट देना होगा तब भी एक्यूज्ड को जरूर सुना जाएगा। यानी कि कितना पनिशमेंट के बारे में अगर कुछ एक्यूज्ड को कहना है तो वह भी सुनवाई किया जाएगा कि कम दंड दिया जाए, ज़्यादा दंड दिया जाए, कैसा दंड दिया जाए, क्या कोई बात वो कहना चाहते हैं, कोई ऐसी बात अगर निकल करके आती है उनको सुनने पर कि नहीं, जो दंड देना है, जो सेंटेंस देना है वो इतना नहीं, उससे कम इतना ही दिया जाए तो न्याय होगा, ठीक है। मतलब ये सब जस्टिस को प्रमोट करने के लिए सब इवेंट किए गए, या ये कहिए कि नए सिरे से नई संहिता में जोड़ करके एक नई सीआरपीसी का निर्माण किया गया। न्याय सर्वोच्च उद्देश्य था, जस्टिस सर्वोच्च उद्देश्य था, उसी की पूर्ति के लिए, और सारी बातें जस्टिफाई हो रही हैं कि इससे हमारे जुडिशियल जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा बनेगा और विश्व के अच्छे सिस्टमों में जाता है। केसों की बहुलता आदि के कारण और कुछ बट लग जाते हैं, वो अलग बात है, बट हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था जो है वो विश्व की सबसे अच्छी न्याय व्यवस्थाओं में मानी जाती है। रीजन बड़े स्पष्ट हैं, कारण बहुत स्पष्ट है। इसके अलावा भी हैं, एक चीज भूल गया जो है, ये ओल्ड सीआरपीसी मैंने लिख दिया था, इसका जो समय है 1898 है, 1898 है जो पुरानी सीआरपीसी थी आपकी। नई सीआरपीसी 1973 आपको पता ही है, ठीक। इतने के बाद ईटीसी आर, ठीक है, आर प्रमुख इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन के रूप में ये सारी बातें थी, ठीक है, कि क्या क्या बदलाव हुआ नई सीआरपीसी के लागू होने के कारण। मैंने रीजन सहित बताया क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कथन कारण के, रीजन असर्शन के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो खाली फैक्ट पढ़ लेने से हमारा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, जहाँ पर रीजन्स को जानने की जरूरत है तो अपने दिमाग में उन कारणों को भी रखिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सीआरपीसी का। अब इसके आगे हम लोग सीआरपीसी कल से शुरू करेंगे, सेक्शन वाइज सारी चीज़ें रहेंगी और एक एक सेक्शन 2 बहुत लंबा है, उसमें कई डेफिनेशंस हैं आपके। इसके बाद आसान हो जाएगा, कॉमन बातें निकल करके आएंगी, ठीक है। सेक्शन 2 में कई खंड, मतलब कई सेक्शन मान लीजिए इन्वॉल्व हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल से शुरू करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, थोड़ा सा आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं।